90% स्टूडेंट्स वो गलती करते हैं जिसकी वजह से वो अपना पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 95% का टारगेट अचीव ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि आखिरकार वो बच्चे क्या गलती करते हैं जिनसे आप बच सको। अगर आप भी 2027 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल जीरो लेवल से और आप चाहते हो कि इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में मैं 95% अचीव कर सकूं, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, जिसमें ना केवल मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाया बल्कि वो सारी चीजें आपके सामने रखी जिसे आप जान लेते हो, समझ लेते हो और उसके ऊपर काम कर लेते हो, तो गारंटीड है कि बच्चों आप अपना ये जो टारगेट है इजीली अचीव कर सकते हो। सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं है बल्कि उसमें बताया गया हर चीजों के ऊपर आपको काम करना बेहद ज्यादा जरूरी है, तब जाके ये आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम्स। सबसे जरूरी क्या है? वो है आपके बोर्ड एग्जाम्स। देखो अभी क्या होता है कि बच्चा 2027 में इस सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे तरीके से करेगा तो उसको पता है कि ये जो उसका एग्जाम है वो रिटर्न बेस्ड है। कैसा है? वो रिटर्न बेस्ड है, यानी कि लिखित में, जिसके अंदर कुछ एमसीक्यू आएंगे, बाकी उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब बच्चा सोचता है टाइम बहुत ज्यादा, टाइम सबसे ज्यादा है। ये चीज सबसे कॉमन होती है जब शुरुआत हम करते हैं ना, तो टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और यही सबसे पहली गलती हो जाती है, यही सबसे पहले गलती हो जाती है। हमेशा से मेरी बात एक याद रखिएगा कि जब टाइम आपके पास बहुत ज्यादा होता है और वही टाइम होता है जिसमें आप खेल सकते हो। खेलने का मतलब है कि आप अपनी जो कॉन्सेप्ट है, जो आप अपने कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हो, समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, अगर आप इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हो ना, तो मेरी एक बात याद रख लेना, एनसीईआरटी के अंदर ऐसे बहुत से टॉपिक है जो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से दिए गए हैं। अगर आप उनके इन डेप्थ में गहराई से उसे जानना चाहते हो तो आपको थोड़ा एक्सटर्नली बाहर का सारा लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा क्लियर। मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूं। इसीलिए बच्चों आपको सबसे जरूरी क्या है कि अभी से इस सब्जेक्ट की शुरुआत करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम है ये समस्या, सबसे बड़ी समस्या हर एक स्टूडेंट्स के साथ बड़ी कॉमन है। ये मत सोचना कि मेरे साथ ही होते, सबके साथ होते। मैं सभी बच्चों को, चाहे कोई टॉपर देख रहा हो, एवरेज देख रहा हो या फिर बिलो एवरेज टाइप का स्टूडेंट देख रहा हो, सभी के लिए ये 3 कॉमन प्रॉब्लम है जो सबको एक समय पर आके फेस होना शुरू हो जाती है। हर किसी को पता है कि एनसीईआरटी हमारा सब कुछ कल्याण कर सकती है, लेकिन एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं तो दिक्कत क्या आती है कि हमें वो याद ही नहीं रहती। उसका एक मेजर बच्चों की साइड से ये फीडबैक मिलता है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, हमें नहीं समझ आती और वो स्ट्रक्चर वे में नहीं है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरीके से अलाइन हुआ पड़ा है। ये एक प्रॉब्लम आती है। दूसरी आती है आंसर राइटिंग को लेके। सबसे ज्यादा बच्चे ना ही सही तरीके से इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाते हैं, जो दिए गए निर्देश होते हैं, सही तरीके से शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखते थे। अगर वो शब्द सीमा को सही तरीके से समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो चीजें वो मेंशन करके आते हैं एग्जाम पेपर में, तो वो सही नहीं हो पाती। इसी वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। और लास्ट टाइम पे रिवाइज करने का मतलब है कि इतना कुछ कर लिया दिमाग ने कि दिमाग किसी चीजों को संभाल ही नहीं पाया और लास्ट में वो सारा का सारा भूल जाता है। ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट्स टॉपर तक के साथ बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है हमेशा से देखने को मिली। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या कहता है आपका ये सब्जेक्ट। देखो अगर आप इसे रट्टाफिकेशन के माध्यम से कवर करोगे तो वो कभी हो ही नहीं सकता, गारंटेड है। आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है। आपकी 2 बुक है, एक बुक आपको वर्ल्ड लेवल के बारे में यानी कि समकालीन विश्व राजनीति के बारे में और दूसरी भारत के बारे में साल 1947 से लेकर अभी तक की पूरी जर्नी के बारे में आपको स्पेशली पॉलिटिक्स यानी कि देश की राजनीति से संबंधित सारी चीजें बताएगी। इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतनी सारी कहानियां, जब तक आप इन सब्जेक्ट के अंदर दिए गए हर एक कॉन्सेप्ट को लिंक नहीं करते, जोड़ते नहीं हो, तब तक वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ही नहीं सकता। तब तक आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता। अब बच्चों को बताया जाता है वैश्वीकरण के बारे में, एक देश की अर्थव्यवस्था अन्य देश या विश्व के साथ जुड़ जाए तो वो वैश्वीकरण है। लेकिन आपको क्या पता कि पुराने समय में भी तो वैश्वीकरण का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। आज में और पुराने में क्या तरीका निकला, क्या उसके अंदर बदलाव देखने को मिला? आपको पता चलता है कि साल 1947-48 में एक तरीके से जर्मनी की नाकाबंदी होती है, तो चैप्टर के अंदर तो एक लाइन लिखी हुई है, ऐसी नाकाबंदी हुई थी 47-48 के आसपास, लेकिन उसका रीजन ये नहीं बताया जाता कि आखिरकार वो नाकाबंदी क्यों हुई थी और वो क्यों खत्म हुई और क्यों वो फेल्ड हो गई। तो ये चीजें आपको कहां से पता चलेगी? जब आपको बताया जाता है कि पहला जो आम चुनाव था उसके अंदर कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लाया गया था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर आई थी कि लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। सिस्टम ऐसा क्यों रखा गया कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो लोकतंत्र में शामिल हो सके। ना जाने ऐसे कितने ही कहानी किस्से बच्चों इस दोनों बुक्स के अंदर टॉपिक वाइज दे रखे हैं। जब तक आप उसका आउट ऑफ द बॉक्स नहीं समझोगे तब तक आप उस चीज को रिलेट ही नहीं कर पाओगे।
फिर आप चाहे कितना मर्जी इस सब्जेक्ट को पढ़ लो, लेकिन कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में कभी आपके क्लियर नहीं हो सके। उसके लिए करना क्या मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन मेन चीज आपका विषय यही कहता है। सबसे चीज आती है स्ट्रेटेजी को लेके, कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी कर सकते हो। देखो आप मान के चलो कि आपका ये जो एग्जाम है इस सब्जेक्ट का, वो एक तरीके से आसानी से हासिल आप कर सकते हो। ये 3 चीजें हर कोई कहता है, मैं भी इस चीज को मानता हूं, और मेरे जैसे ना जाने कितने सारे जो टीचर हो इस चीज को मान के चलेंगे कि जो एनसीईआरटी अगर बच्चा उसके अंदर मास्टरी हासिल कर लेना तो उसको वहीं से कल्याण हो सकता है। और अगर वो सही तरीके से अपने आंसर की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि इसके अंदर आंसर बड़े डिटेल में और टू द पॉइंट लिखना बेहद ज्यादा जरूरी होता है, और अगर वो सही तरीके से रिवीजन कर ले। देखो ये बहुत कॉमन चीज है, मैं पहला टीचर नहीं हूं कि आपको इन चीजों के बारे में बता रहा हूं, और आप ऐसे पहले स्टूडेंट भी नहीं हो जो आप इन तीनों चीजों के बारे में ना जानते हो। आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन सारी बात है इंप्लीमेंट करने की। एक होता है सोचना और एक होता है उसके ऊपर काम करना, इसमें फर्क है। और यही फर्क बच्चों आपको 95% अचीव करवा सकता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा रेस से पीछे कर सकते हैं। अब ये चॉइस आपके पास है, ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, बड़ी कॉमन सी है। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो दिक्कत आपको है। सबसे बड़ी बात आपका यही दिक्कत रहती है कि सर चलो हम मान लेते हैं आपकी सारी बातें हम कवर करते हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी को कवर कैसे करें। देखो यूपीएससी के जो एग्जाम देते हैं ना, आईएएस आईपीएस आईएफएस जैसे अफसर जो बनना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको भी एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी होता है, क्योंकि उनको पता है हमारे कॉन्सेप्ट जो नींव है ना वो यहीं से क्लियर होगी। तो उसको पढ़ने का ना जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है जो फॉलो करते हैं वो होते हैं 3R। 3R, ये 3R में क्या है? 3R के अंदर होता है पढ़ना, रीड करना, फिर दोहराना, रिसाइट करना, और फिर उसको रिव्यू करना। देखो एनसीईआरटी अगर 3 लेयर में पढ़ोगे, पहली बार सिर्फ जस्ट आपने पढ़ी, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन आपने पढ़ी। दूसरी बार में आपने उसको दोहराया, हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट गया, और तीसरी बारी में आपने क्या किया, उन हर एक टॉपिक का रिव्यू किया कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। छोटे छोटे टॉपिक जो है आपने इधर उधर से निकाले, उसको फिर अलग जगह जाके एआई जैसी चीजों में जाके समझने की कोशिश की। अगर आपने एनसीईआरटी को अगर इस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आके मुझे थैंक्स जरूर बोल के जाओगे कि सर मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली 3R रूल को अपनाया। क्योंकि जब यूपीएससी लेवल के जो एस्पिरेंट है वो इस रूल को अपना सकते हो, तो आप तो क्लास 12 के हो, आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते? ये आपको करना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। फिर आता है आंसर राइटिंग का सीक्रेट, क्योंकि देखो आप इस सब्जेक्ट में कितना भी पढ़ लो, महारत कितनी भी हासिल कर लो, अब ये आपका एग्जाम जो है वो रिटर्न बेस्ड है, और रिटर्न बेस्ड आपका क्लियर होगा आंसर राइटिंग सेक्शन से। जैसे जैसे आप इस सब्जेक्ट की तैयारी करो तो आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर भी फॉलो करके चलो। आंसर राइटिंग में जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है, शुरुआत में हर कॉन्सेप्ट का इंट्रो देना पड़ता है, फिर उसकी बॉडी में वो सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है, और लास्ट में उसका कंक्लूजन देना पड़ता है, यानी कि उसका निष्कर्ष निकालना पड़ता है। इस तरीके से ये पैटर्न होता है, ये स्टैंडर्ड होता है बच्चों। एग्जाम के अंदर इस पैटर्न को सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है, वैल्यूबल माना जाता है। अगर कोई बच्चा इसको फॉलो करता है तो टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है कि यार इस बच्चों को अच्छी नॉलेज है। उसने बोला कि वैश्वीकरण क्या है, और वैश्वीकरण के राजनीतिक, सांस्कृतिक और साथ ही साथ आर्थिक आयामों का वर्णन कीजिएगा। आपका क्या फर्ज बनता है? आप इंट्रोडक्शन में वैश्वीकरण की परिभाषा लिखोगे, फिर आपका ये आपने एक तरीके से उसके बारे में इंट्रोडक्शन में मीनिंग लिख दिया, फिर आपने हेडिंग और सब हेडिंग के साथ शुरुआत करी। हेडिंग डाला आपने, सबसे पहले आर्थिक डाल दिया, ये ना आर्थिक आयाम, आर्थिक आयाम। फिर सब हेडिंग में उसके बारे में 2 लाइनें लिखी, फिर हेडिंग में इसी तरह डाला, फिर सब हेडिंग, फिर हेडिंग में डाला, सब हेडिंग, लास्ट में आपने उसका कंक्लूजन कर दिया। लास्ट में आपने क्या कर दिया? कंक्लूजन कर दिया। तो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, इसमें बच्चों वर्ड्स लिमिट्स, वर्ड्स लिमिट, तो वैल्यूएबल वर्ड्स जो एनसीईआरटी बेस्ड के हो, ठीक है। अपने बनाए शब्द चल सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत ये टाइप के डालना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सारी चीजें कवर अप कर लेते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब यहाँ की नॉलेज आपको कैसे लेनी है बच्चों, जो आपके पीवाईक्यू है, मैं आपको नहीं कहता कि आप 10 साल के उठाओ, मात्र 5 साल के, सिर्फ 5 साल के पीवाईक्यू आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। क्योंकि ज्यादा ओल्ड चले जाओगे तो उनका लेवल मैच नहीं करेगा। रिसेंट के अगर 3-4 साल के भी देख लोगे तब भी आपका आराम से काम हो जाएगा। इससे आपको मिलेगा कि आइडिया, क्वेश्चन का लेवल और स्ट्रक्चर और उनके आंसर किस तरीके से आप दे सकते हो, कर सकते हो। तो प्रॉपर एक रोड मैप पीवाईक्यू के माध्यम से आपको मिल जाएगा।
इतना बेसिक सा बच्चों कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में, और आपको वैसे परेशानी तो लेने की जरूरत नहीं है, अपनी साइड से तैयारी करते रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस पूरी जर्नी में मैं दूंगा आपका साथ। जी हाँ बच्चों, मैं ही आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस साल 2027 की चैप्टर, कॉन्सेप्ट, आंसर राइटिंग, एमसीक्यू, मैप, कार्टून्स, एवरीथिंग विद कॉन्सेप्ट, विद एग्जाम्पल, विद रियल एग्जाम्पल, इतने बेहतर तरीके से कवर कराने वाला हूं कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो मेहनत करने का काम है वो आपका रहेगा। अगर आप सिर्फ देखते रहोगे, खुद से नहीं करोगे, कभी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बच्चों मेरी क्लास वैसे भी 5 PM होती है, तो आप वो क्लास अटेम्प्ट कर सकते हो जहां पे अभी भी मैं आपको कवर करा रहा हूं। लेकिन ये सब्जेक्ट में आप गारंटेड है कि 95+ आराम से ला सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। जय हिंद।